गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी पिछली क्लास में एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था अपने समय प्रबंधन के बारे में। यानी समय प्रबंधन है क्या, यानी एक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से जो भी चीज़ें आयोजित होती हैं, चाहे वो आपके क्लासेस हों या उनका टाइम ड्यूरेशन हो या एक अध्यापक के आपके क्लासेस का डिवाइडेशन हो, तो उन्हें किस प्रकार से हम संयोजित या सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, उसे हम क्या कह रहे थे, समय प्रबंधन। फिर हमने बात की थी समय प्रबंधन के आपके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन से आपके एक समय प्रबंधन के उद्देश्यों को हम अपनी समय विद्यालय स्तर पर लाकर उन चीज़ों को किस प्रकार से हम समायोजित ढंग से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी समय सारणी की, यानी हमने समय सारणी की बात की थी जिसमें हमने बात की थी आपके कि किस प्रकार से एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए समय सारणी किस प्रकार से एक आपका अहम रोल प्ले करती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था समय सारणी कितने प्रकार की हो सकती है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, यानी एक समय सारणी के निर्माण में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो बहुत ही उपयोगी होती हैं, या किसी को भी अगर समय सारणी वो बना रहा है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन चीज़ों को बनाना चाहिए। आज हम उन्हीं के आगे और कुछ सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे, यानी एक समय सारणी को आपके जब बनाया जाता है तो किन सिद्धांतों को ध्यान में रख कर उस समय सारणी का निर्माण किया जाए, आज हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ आपके सिद्धांत हैं, यानी जब हम समय सारणी को बनाते हैं तो उनमें इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला हम कहते हैं स्कूल का प्रकार। स्कूल के प्रकार से हम मतलब ये है कि यानी हमारा जो भी स्कूल है या हमारा विद्यालय है वो किस क्षेत्र में है, या तो वो ग्रामीण क्षेत्र में है या वो शहरी क्षेत्र में है। फिर हमें दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो भी विद्यालय है वो कोएट है, जहाँ पर लड़के या लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, या ऐसा आपका स्कूल है जहाँ पर केवल गर्ल्स पढ़ती हैं या केवल बॉयज़ पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हम समय सारणी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उसे बना सकेंगे। दूसरी अगर बात करें विभागीय विनिमय, जैसे हमें पता है कि जिस भी राज्य में जो भी आपके कोर्सेज चलते हैं या यूनिवर्सिटी आपके जो भी कोर्स चलाती हैं या डाइट के द्वारा जो भी कोर्स चलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी आपके राज्य स्तर पर जो भी शिक्षा को सुनिश्चित करते हैं वो क्या करते हैं, उन चीज़ों के कुछ नियम या कानून बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो बीएलएड का कोर्स है वो आपका ईयरली चलता है, या हम कहें डीएलएड का जो डाइट आपके कोर्स चलाती है वो क्या होती है, आपके 6-6 महीने के सेमेस्टर वाइज चलाती है। यानी जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी कोर्स संचालित किए जाते हैं उन्हें कह सकते हैं कि उनकी एक लिमिटेड सीमा अवधि होती है, या कह सकते हैं कि उनकी भी क्या होती है, एक अपनी समय अवधि होती है जिसमें रह कर क्या होता है, उन चीज़ों को पूर्ण करना होता है। तो हमें अपनी समय सारणी को बनाते वक्त ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी कोर्स की जितने भी समय अवधि है उसको ध्यान में रखकर हमें अपना समय सारणी बनानी चाहिए, जिससे आपके अध्यापक के लिए भी लाभप्रद हो और जो बच्चे उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें लाभप्रद हों। तीसरा बात करते हैं उपलब्ध समय का परिमाण। उपलब्ध समय यानी जैसे हमें पता है कि हमारे कॉलेज की टाइमिंग हम अगर कहें कि 10 से 4 है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो भी समय है उसी समय पर रहते हुए हमें क्या करना है, हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित करना है, यानी हमें उन्हें पढ़ाना भी है, प्लस जो भी उनके शारीरिक विकास के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, खेल कूद का वो भी हमें कंडक्ट करवाना है, प्लस पुस्तकालय बच्चे को जाना ज़रूरी है जहाँ पर वो अनौपचारिक तरीके से उन चीज़ों को सीख सके, या हम अन्य आयोजन जो भी विद्यालय स्तर पर हम करते हैं उनमें भी बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो यानी आपके स्कूल में जो भी एक सीमित समय अवधि है, यानी जो स्कूल की एक टाइमिंग है, उसको भी ध्यान में रखकर हमें अपनी समय सारणी को बनाना चाहिए, जहाँ पर क्लासेस का ड्यूरेशन भी आपके सही हो। अगर क्लासेस ड्यूरेशन की भी बात करें तो उसमें भी क्या होना चाहिए कि जो भी कठिन विषय हैं उनके हमें थोड़े समय ज़्यादा रखने चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके समझ सके, या लैब की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर क्या हो, बच्चा उन चीज़ों को करके सीख सके।
तो यानी यहाँ कह सकते हैं जो भी हमारे पास समय है उसको हम किस प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये बातें हमें ध्यान रखकर एक समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी हम अपनी समय सारणी बना रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें, चाहे वो क्लास का टीचर हो यानी जो विषयवार आपके टीचर हों, उनको भी ध्यान में रखकर हमें समय सारणी बनानी चाहिए। जैसा कि प्रत्येक टीचर की जो भी योग्यता है यानी उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे विषय चयनित करने चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे विषय को पढ़ाने दिया जाए, यानी जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पर उसे विषय दिए जाएं और वही विषय वो जाकर क्लास में पढ़ाए। जिससे क्या हो कि जो भी विषय वो पढ़ाएगा तो बच्चे भी उसको अच्छे समझ सकेंगे, प्लस टीचर भी क्या होगा उस चीज़ में उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो भी चीज़ें क्या कर सकता है, अच्छे से बच्चों को समझा या पढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी टीचर है उसके पीरियड बहुत लगातार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस मैनर में अगर टीचर के पीरियड होंगे तो वो भी क्या है, जो भी चीज़ें पढ़ाना चाहता है या बताना चाहता है शायद उतनी अच्छी तरीके से बच्चे को ना बता पाए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पांचवा कहेंगे सिद्धांत, बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता। यानी जब हम अपनी समय सारणी का निर्माण कर रहे हैं तो इस सिद्धांत का भी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी बच्चे को जिस विषय में बहुत ज़्यादा कठिनाई है तो उनके हम कह सकते हैं जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उनके टाइम ड्यूरेशन कुछ अधिक रखे जाएं, जिससे बच्चा क्या करे, जैसे हम कहते हैं गणित या मैथ्स के, क्योंकि बच्चों को क्या होती है हमेशा उन विषयों में ज़्यादा कठिनाई होती है या जटिलता होती है उनको समझने में, तो हम कह सकते हैं कि उनकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या कर सके, उनमें अपने जो भी उसकी समस्याएं हैं उनको टीचर के माध्यम से उन चीज़ों का सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट बात करें थकान होना, यानी इस सिद्धांत को भी हम लेकर समय सारणी का निर्माण करेंगे। जैसे अगर हमें ये लगता है कि बहुत जो भी कठिन आपके सब्जेक्ट हैं उनको हम रिसेस के पहले रख सकते हैं, जिसमें बच्चे को क्या हो, बच्चा बहुत थकान ना महसूस करे, उसको बहुत ज़्यादा वो आलस ना आए, तो हम कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि जो भी जटिल विषय के सब्जेक्ट हैं उनको हम कह सकते हैं लंच के पहले रख सकते हैं, और लंच के बाद जो भी आपके सरल विषय हैं उनकी क्लासेस रखी जा सकती है। इससे क्या होगा, बच्चे हर चीज़ को पढ़ेगा भी, समझेगा भी, और उसे किसी भी विषय को पढ़ने में थकान महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत क्या कहता है, यानी केवल हम पढ़ाई ही ना करें। विविधता का सिद्धांत कहता है कि अगर बच्चे को हम पढ़ने पर भी फोकस कर रहे हैं तो सेम उतना ही उसे खेल कूद के लिए भी हम वो करें, प्रोत्साहित करें, या अन्य जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी हो, चाहे आपकी डिबेट की एक्टिविटी हो, चाहे हम कहते हैं पोस्टर मेकिंग की एक्टिविटी हो, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक्टिविटी हो, तो सब कुछ क्या होना चाहिए, एक समय सारणी में सारी चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए। यानी केवल समय सारणी, केवल क्लास के टाइम ड्यूरेशन या टीचर के क्लासेस का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें इस प्रकार से चीज़ों को महत्व देना चाहिए जिससे केवल बच्चा पढ़ाई ना करे, वो अपना शारीरिक जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे खेल कूद से अपना वो भी कर रहा हो, यानी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास को देखते हुए हमें एक समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अध्यापकों के लिए खाली पीरियड, यानी हम ये भी कहेंगे कि जो भी विषय हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि साइंस लैब की क्लास है तो उसके पहले का जो टीचर का क्लास है वो फ्री होना चाहिए। क्यों फ्री होना चाहिए, जिससे टीचर क्या कर सके, जो भी चीज़ें हैं आज वो बच्चों को जो भी चीज़ें करवाना चाहता है एक साइंस लैब में, तो उसकी तैयारी वो पहले से कर सके। इसलिए उस पीरियड के पहले का पीरियड अगर खाली होगा तो टीचर अपने एक समायोजित ढंग से उन चीज़ों की तैयारी कर सकता है। या हम कहते हैं कि कोई भी भाषा का टीचर हो सकता है तो उसे ज़्यादा चीज़ें शुद्ध करने में या लिखने में समय हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ पीरियड खाली हो जिससे वो भी अपना काम क्या है सरलता पूर्वक कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल और मनोरंजन, यानी स्कूल में जैसे हम पढ़ाई के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे तरह तरह के कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सकते हैं, बैडमिंटन कंपटीशन है, वॉलीबॉल कंपटीशन है, इस तरह के
कंपटीशन का भी आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों का मनोरंजन भी होगा, प्लस बच्चे क्या करेंगे, उनका शारीरिक जो भी व्यय होगा, शारीरिक तौर पर बच्चे क्या करेंगे, खेल कूद सीखेंगे, तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें संसाधनों का उत्तम उपयोग, यानी ये बात हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए अपनी समय सारणी को बनाते समय, यानी हमारे विद्यालय में कौन कौन से, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, उनकी पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, अपनी समय सारणी में उन चीज़ों को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोच का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत क्या कहता है, यानी हमें समय सारणी इस प्रकार से बनानी चाहिए कि उसमें समय प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से हो, यानी जो भी चीज़ें हम बताना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं विद्यालय स्तर पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी समय सारणी कठोर नहीं होनी चाहिए। कठोर इन द सेंस अगर हम कहें कि वो बच्चों के लिए भी उतनी ज़्यादा कठोर ना हो, ना अध्यापकों के लिए, यानी बच्चा जो कुछ करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसके हिसाब से भी समय सारणी हो, प्लस अध्यापक भी क्या कर सके, उन चीज़ों को बच्चों को अच्छी तरीके से बता सके या सिखा सके, तो उसके अनुसार भी क्या होनी चाहिए, समय सारणी होनी चाहिए। यानी हम कहेंगे कि समय सारणी बहुत, कह सकते हैं आपके कि समय सारणी एक आपके समय प्रबंधन का साधन है, तो वो साधन बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, जिससे क्या हो, विद्यार्थी भी सारी चीज़ों को सीख सके विद्यालय स्तर पर, प्लस अध्यापक भी क्या कर सके, उन चीज़ों को बच्चे को विद्यालय स्तर पर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सिखा सके या बता सके। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनाकर, यानी ये जो हमने सिद्धांतों की आज बात की, ये हमारे समय सारणी को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर इन सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं या सीख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम समय सारणी का निर्माण करते हैं तो वो उसको बनाने में या करने में बहुत ही आसानी होगी, प्लस अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए वो बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद साबित होगी। थैंक यू क्लास।